11th में सुबह 8:27 पर एक अमेरिकन स्पाइस सैटेलाइट इंडिया के पोखरण डिजर्ट के ऊपर से गुजरता है। सब कुछ स्कैन करता है और उसे वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन 2 घंटे बाद उसी जगह पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक डिसीजन था जो रिस्क भी था, प्रेशर भी था और एक पूरे देश की डायरेक्शन चेंज करने वाला था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारे आर्मी और साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट को चकमा दिया। ये कहानी सिर्फ साइंस या बॉम्ब बनाने की नहीं है, ये कहानी है एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल प्रेशर में एक देश के स्ट्रेटेजिक पेशेंस और अपने सर्वाइवल के लिए गए एक बोल्ड डिसीजन की। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी नहीं थी उस टाइम पे। उनकी पार्टी 13 पार्टीज़ को मिला करके, 13 छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक कोएलिशन थी जो कि काफ़ी अनस्टेबल थी। लेकिन उनके सामने जो खतरा था वो इंटरनल पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था और इसके पीछे थे 3 बड़े रीज़न। पीएम नरसिम्हा राव के टाइम पर इंडिया ने टेस्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने पोखरण में चल रही एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर लिया था। यूएस ने इंडिया पे मैसिव डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और इंडिया को अपना टेस्ट जो है उसको हॉल्ट करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। और इस इंसिडेंट ने डीआरडीओ और बार्क को एक बड़ा लेसन दिया कि इस बार हमारा जो भी टेस्ट होगा वो कोवर्ट होना चाहिए, छुप के होना चाहिए, ताकि किसी की भी नज़र पड़ने ना पाए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिनमें उन्हें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा था चाइना से और EQ खान नेटवर्क से। अब अप्रैल में पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल टेस्ट जो कि इंडिया के हार्टलैंड को डायरेक्ट हिट कर सकती थी। लेकिन उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो पाकिस्तान नहीं था। उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने क्लियर कहा था कि इंडिया का जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है वो चाइना है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहा था ताकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में उलझा रहे और एशिया में चाइना को कोई भी टक्कर ना दे पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल था कि CIA की नज़रों से बचे कैसे। ऊपर चल रही जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिटल एक्टिविटीज़ को डीप स्टडी किया। उन्होंने ओपन सोर्स डेटा और इंटरनेट का यूज़ करके US की होल और लैक्रोस रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स की एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी, एल्टीट्यूड और टाइमिंग कैलकुलेट कर ली थी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल उठता है कि उस टाइम पे जो इंटरनेट था वो एक्सेसिबल नहीं था, पर जो बड़ी एजेंसीज हैं इंडिया की जैसे कि बार्क और DRDO वो आम जनता से 10 साल आगे चल रही थी। वो गवर्नमेंट के एक हाईली एडवांस नेटवर्क ERNet से ग्लोबली कनेक्टेड थे और इन्हीं एडवांस टेक की मदद से हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है और काफ़ी सारा डेटा मिलता है जो कि इनके आने वाली प्लानिंग्स को ईजी बनाता है। उन्हें पता चला कि सैटेलाइट के चक्कर लगाने के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इन गैप्स को ब्लाइंड विंडोज़ कहा गया, जो दिन में कई बार आता है और कभी कभी ये गैप लगभग 8 घंटे का भी होता है। इंडियन आर्मी के इंजीनियर रेजिमेंट ने अपना पूरा का पूरा प्लान इन्हीं ब्लाइंड विंडोज़ के अराउंड किया। जब सैटेलाइट ग्राउंड के ऊपर से गुजरती थी तो वहाँ पे एक एब्सोल्यूट फ्रीज ऑर्डर होता था, सारा काम रुक जाता था और केबल्स, मशीनें सब कुछ छुपा दिए जाते थे। KH-11 सैटेलाइट में पावरफुल इंफ्रारेड सेंसर्स थे, यानी कि अगर आपके ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें कि हीट इन्वॉल्व है, जिसमें कि अगर कोई इंसान छुपा हुआ है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए रेत के ऐसे टीले बनाए गए जिसका जो टेम्परेचर था, जिसकी जो हीट थी वो वहाँ के हवा के नेचुरल टेम्परेचर से मैच करता था। वायर्स और केबल को डीपली बरी किया गया और जो नेचुरल वेजिटेशंस थे उससे कवर किया गया। अगर देश के टॉप साइंटिस्ट एक रिमोट लोकेशन पे एक साथ दिखते तो CIA जो है वो अलर्ट हो जाती। इसलिए जो भी साइंटिस्ट थे उनको आर्मी के ड्रेसेस पहना दिए गए थे और उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहा जाता था। यहाँ तक कि जिन साइंटिस्ट का जो पेट था वो निकला हुआ था अगर, तो उनको फ्रंट टीम से हटा दिया गया था ताकि किसी को ये शक ना हो कि अगर ये सोल्जर्स हैं तो ये अनफिट क्यों हैं। इलेवंथ में सुबह 8:27 पर सैटेलाइट जो है वो पोखरण के ऊपर से गुजरती है और उसको वहाँ पे एक सांप दिखता है। सैटेलाइट ने वहाँ के इमेजेस लिए और इमेजेस को वाशिंगटन भेज दिए। अब क्योंकि वाशिंगटन में जो एनालिस्ट थे उनको वो सब चीज़ें सिंपल और
नॉर्मल लगती हैं, तो उन्होंने उस चीज़ पे कोई भी गौर नहीं किया और उनको सीधा पास कर दिया, उनको सीधा थ्रैश में डाल दिया। और कुछ घंटों बाद दोपहर में 3:45 पर डिजर्ट का सन्नाटा टूटा। 3 अंडरग्राउंड डिवाइसेस, व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण शाफ्ट के अंदर ही होते हैं। जमीन 5 सेकंड के अंदर 3 बार कांपती है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंडिया के टॉप 3 साइंटिस्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर R चिदम्बरम और डॉक्टर अनिल ककोड़कर। उनके डेडिकेशन का लेवल इस बात से प्रूव होता है कि डॉक्टर ककोड़कर के जो पिता थे, वो उनका देहांत कुछ दिनों ही पहले हुआ था, टेस्ट से कुछ दिनों पहले, यानी कि 2 मई को हुआ था। और वो अपने पिता के राइट्स के लिए 1 दिन के लिए जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस से वो इस मिशन में जुड़ जाते हैं, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस टेस्ट में हाइड्रोजन बम सबसे ज़्यादा क्रूशियल था। इंडिया ने क्लेम किया कि इसका जो यील्ड है वो 45 किलोटन है। इसे इंटेंशनली कम रखा गया था ताकि इसके ब्लास्ट होने के बाद जो पास के गांव हैं उनको कोई नुकसान ना हो। कुछ घंटों बाद ही इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया के सामने आते हैं और वो क्लेम करते हैं इंडिया इज़ नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब जैसे ये बात दुनिया को पता चलती है, इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को एज इररिस्पॉन्सिबल कंट्री घोषित करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे ग्रेवेस्ट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार कहा। पर इंडिया में माहौल अलग था। इंडियन मीडिया ने इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि इंडिया ने जो टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड है उसको अंत किया है, यानी कि जहाँ पर केवल 5 कंट्रीज़ के पास ही न्यूक्लियर था और वो बाकी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर नहीं रखने दे रहे थे, उस चीज़ को चेतावनी दी है और उस चीज़ को ख़त्म किया है। लेकिन US जो था वो चुप नहीं बैठने वाला था, इसलिए इंडिया पे वो काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाता है। US की जो फॉरेन असिस्टेंस थी इंडिया के लिए वो टर्मिनेट कर दी गई थी। ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ और मिलिट्री एड्स जो थे वो बंद हो गए थे। वर्ल्ड बैंक और IMF जो कि उस टाइम पे इंडिया को लोन्स देते थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। जापान और यूरोपियन यूनियन ने भी जो एड्स थे उसको रोक दिए थे। इंडिया पे इतने सारे सैंक्शन लग चुके थे कि बाकी कंट्रीज़ को लग रहा था कि इंडिया वापस से जैसे क्राइसिस में चला जाएगा और सरेंडर कर देगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, द रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड। अगस्त में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स निकाले जो कि स्पेशली NRIs के लिए थे। इंडियन डायस्पोरा ने अपने कंट्री के लिए फेवर दिखाया और देखते ही देखते 2.2 बिलियन रेज हो गए थे। और इसकी वजह से जो सैंक्शंस थे उसका खास इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा नहीं था। और उधर पाकिस्तान ने भी 28 मई को टेस्ट कर लिया। और इंडिया के नज़रिए से ये चीज़ ठीक था क्योंकि पाकिस्तान को उस टाइम पे अमेरिका भी सपोर्ट करता था और चाइना भी सपोर्ट करता था और उनकी निगरानी में पाकिस्तान जो था वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, जिसकी वजह से इंडिया पे जो स्पेसिफिकली सैंक्शन लग रहे थे वो बेबुनियाद हो चुके थे। इंडिया को ये रियलाइजेशन था कि जिद से काम नहीं चलेगा और उसको एक अपनी जो इमेज है उसको एक रिस्पॉन्सिबल वाली बनानी पड़ेगी। इसलिए अगस्त में इंडिया ने एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज़ किया जिसमें 2 मेन पिलर्स थे। हम कोई भी आर्म रेस नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास जो भी अभी आर्म्स हैं हम उसको उतना ही रखेंगे, हमारे पास जो भी बॉम्ब्स हैं उसको हम उतना ही रखेंगे जो कि हमारी सुरक्षा के लिए इनफ होगा। और इंडिया के जो पेशेंस और रिस्ट्रेंट का जो टेस्ट था वो तुरंत हो जाता है क्योंकि उसी साल कारगिल वॉर होता है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है इंडिया में और इंडिया उसके बदले में पाकिस्तान को हराता भी है और मिसाइल, न्यूक्लियर इन सब का यूज़ नहीं करता है। और पाकिस्तान के हारने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हम LOC को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर होने के बाद भी हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री जैसा बनता है। इसका जसवंत टैलबोट टॉक भी होता है जिसमें कि इंडिया US को दिखाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना इंडिया के लिए एक थ्रेट है और उसके लिए न्यूक्लियर का रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटैक करने के लिए नहीं बट कि स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने के लिए, ताकि इंडिया पे कोई अटैक ना कर पाए। जिससे कि US और इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी होता है और चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती हैं इंडिया के लिए। और बाद में जो सैंक्शंस थे वो भी धीरे धीरे हट जाते हैं और सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाती है। तो शायद पास्ट में लिए गए ऐसे डिसीजंस की वजह से आज इंडिया के पास वो डिटरेंस है जिसकी वजह से इंडिया पे कोई भी कंट्री अटैक नहीं करना चाहेगी। कोई भी कंट्री इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगी। बड़ी कंट्री जैसे कि US, रसिया, चाइना आए दिन किसी भी कंट्रीज़ पे अटैक करती रहती है अपने बेनिफिट्स के लिए। और शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि उन कंट्रीज़ के पास कोई भी न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है। तो शायद इसलिए हम पास्ट में लिए गए इंडिया के लीडर्स और साइंटिस्ट के डिसीजंस को थैंक यू कहेंगे। और आपके जो भी थॉट्स हों आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।